अब लियो वहां से शादी का प्रपोजल रिजेक्ट करके जाने ही लगता है। उसके साथ साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी खड़े हो जाते हैं चलने के लिए, लेकिन तभी वहां पर नाइन्थ काउंसिल एल्डर उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि रुको रुको रुको, सुनो काउंसिल एल्डर लियो, आपको ऐसे क्यों जाना है? अगर ये मेरी शादी के प्रपोजल की वजह से है तो इससे पहले कि वो और कुछ कहता, लियो ने कहता है कि मैं एंटायरली ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी है, या फिर मुझे शादी करने से कोई दिक्कत है, या फिर आपकी बेटी से शादी करने से कोई दिक्कत है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मैं आखिरकार वाइस लॉर्ड बनना क्यों चाहता हूं? और आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारे इस क्लैन में इतनी ज्यादा करप्शन और इतनी ज्यादा गंदगी है और 6 मेन क्लैन इतना डोमिनेंस क्यों हासिल कर पाई? और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। अब लियो मुड़ता और कहता है कि आई एम श्योर कि आप इतने टाइम से कल्ट के एक लीडर हैं, तो आप इस चीज के बारे में अवेयर होंगे कि फैक्शंस जो बने थे किनशिप के थ्रू, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये 6 मेन क्लैन के लोग अपने अपने घर से किसी एक लड़की की शादी लॉर्ड के साथ करवाते थे और उसके बाद इनके पास डोमिनेंस होती थी, इनके पास पावर होती थी, और मैं पावर में आना चाहता हूं ताकि मैं इसी चीज को करेक्ट कर सकूं और अपने कल्ट के असली ऑनर को, असली पावर को रिस्टोर कर सकूं। तो फिर मैं कैसे जो 6 मेन क्लैन के एक्शंस थे उन्हीं को रिपीट कर सकता हूं और उसके बाद फिर मैं ये भी उम्मीद रखूं कि मैं फ्यूचर में एक बढ़िया क्लैन बनाऊंगा या फिर सब कुछ ठीक कर दूंगा? अगर एक शादी के लिए मुझे अपने गोल को डिस्ट्रॉय करना पड़े तो वो मैं नहीं कर सकता हूं। मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा गोल है कि मुझे अपने कल्ट को रिस्टोर करना है उसकी पास्ट ग्लोरी तक। जैसा हेवनली डिमोनिक फाउंडर ने इसे बनाया था मैं इसे वैसा ही बनाऊंगा। और तब नाइन्थ काउंसिल एल्डर को समझ में आता है कि ये अभी तक 20 साल का भी नहीं हुआ है और तब भी ये अपने कल्ट के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, जो मैंने आज तक कभी किसी भी एयर कैंडिडेट में नहीं देखा है। और उन्हें रियलाइज होता है कि वो बहुत बड़े बेवकूफ थे कि उन्होंने ये सोचा कि वो लियो को पॉलिटिक्स में उलझा पाएंगे, ये अलग ही मिट्टी का इंसान है। अब लियो बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आपकी काइंडनेस के लिए, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, लेकिन मुझे लगता है कि आपका गोल अलग है और मेरा गोल अलग है। और जहां तक शादी की बात है, आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं। और ये बात सुनते ही मून गाय ब्लश करने लग जाती है, उसे लगता है कि उसका चांस आ चुका है। और उसके बाद वो सब लोग वहां से जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर नाइन्थ काउंसिल एल्डर अपने घुटनों पर बैठकर कहते हैं कि मेरी बहुत ही छोटी सोच थी, इसीलिए मैं आपके ग्रैंड प्लान को, आपकी ग्रैंड विल को समझ नहीं पाया, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लियो पीछे मुड़ता और कहता है कि इसका क्या मतलब है? और तभी के तभी अपना मेडालियन निकालते और कहते हैं कि मैं लीडर ऑफ निहिल्टी क्लैन और नाइन्थ काउंसिल एल्डर, मैं अपनी लॉयल्टी आपके लिए स्वेयर करता हूं। प्लीज मेरे इस मेडालियन को एक्सेप्ट करिए और प्लीज मुझे एक्सेप्ट करिए आपके एक सबऑर्डिनेट की तरह। ये देखकर लियो की दोनों ही बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा हैरान होते कि हाँ, इतनी जल्दी मान गया। अब लियो स्माइल करते क्योंकि लियो को तो पता ही था कि उसने ये सब कुछ किया ही इसलिए था। अब मेडालियन को एक्सेप्ट करने के बाद वो खाना वाना खाते, टेबल खाली होती है और उसके बाद वो वहां से जा रहे होते हैं। लेकिन जब वो जा रहे होते तो निहिल्टी क्लैन के लीडर और उनकी डॉटर, मतलब जो प्रिंसेस थी, वो उन दोनों को देखते हैं और सोच रहे होते हैं। जहां पर निहिल्टी क्लैन के लीडर सोच रहे होते कि यार, मैंने लॉयल्टी की कसम खा ली, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस यंग आदमी के प्रेशर की वजह से, और ये अभी तक 20 साल का भी नहीं हुआ है। आई होप कि मेरा जजमेंट बेकार ना हो। और उसके बाद वो अपनी बेटी को कहते हैं कि सुनो, वो कहते हैं कि यस फादर, और वो कहते हैं कि ये बहुत ही ग्रेट आदमी है, इसे ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकते। और निहिल्टी क्लैन के प्रिंस कहते कि ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिस पर बार बार स्ट्राइक हो और उसके बाद भी उससे कोई फ्रूट ना गिरे। और वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें सब कुछ सही सिखाया है। और वो प्रिंसेस सोच रही होती कि यार, मैं इतनी तैयार होकर यहाँ पर आई थी, उसके बाद भी उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम्हें मेरी तरफ देखना होगा। और निहिल्टी क्लैन के लीडर सोचते हैं कि हाँ, ये सच में मेरी ही बेटी है। अब लियो, निहिल्टी क्लैन प्रिंस और 10th काउंसिल एल्डर उसके साथ साथ जा रहे होते और मून का थोड़ी पीछा छूट जाती है और वो सोचती है कि यार, क्या यंग मास्टर ने मेरी तरफ देखा था? वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और जब लियो ने ये कहा था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं, तो उस टाइम पर लियो ने मून गाय की तरफ देखा था और वो सोच रही होती है क्या मैंने वो इमेजिन तो नहीं किया था? लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि यंग मास्टर मेरी तरफ देखा था, और इसी चक्कर में वो फिसल जाती है। सीन शिफ्ट होता है डिमोनिक अकेडमी के आसपास एक रिसेप्शन रूम में, जहां पर 10th काउंसिल एल्डर यॉन, लियो और उसके साथ साथ अकेडमी डायरेक्टर भी वहीं पर बैठे होते हैं। जहां पर वो मनी मन सोच रहे होते कि यार, युन एक बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू गई है और तो और लियो ने इसकी भी लॉयल्टी हासिल
कर ली है। ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये औरत जो आज तक कभी किसी से बात नहीं करती थी, मिलती नहीं थी, विजिटर से बात नहीं करती थी, ये लियो की तरफ कैसे आ गई। और अब एकेडमी डायरेक्टर लियो से कहते हैं कि यंग मास्टर आप मुझसे क्या पूछना चाहते थे। और लियो कहता है क्या मैं उस इंसान की आइडेंटिटी जान सकता हूँ जिसने 70 साल पहले डिमोनिक एकेडमी का 6th टेस्ट क्लियर किया था। और वो कहते हैं कि 70 साल पहले किसने टेस्ट पास किया था, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कोई क्यों जानना है। और 10th काउंसिल एल्डर युन कहती है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वो सब कुछ बताती है और एकेडमी डायरेक्टर हैरान रह जाता है कि यार नो नेम जैसा कोई इंसान है जो कि हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट कर सकता है, और तो और वो डीमन स्वॉर्ड आर्ट भी जानता है। और फिर डायरेक्टर सोचने लग जाते हैं कि वो कौन हो सकता है। और लियो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या। और वो बताते हैं कि 70 साल पहले जिसने 6th टेस्ट को कंप्लीट किया था वो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे, ग्रेट लॉर्ड, जो आज तक की हिस्ट्री में सबसे कमाल के लॉर्ड रहे हैं। और लियो सोचता कि मेरे ग्रैंडफादर मतलब अभी जो लॉर्ड है उसके फादर, और उन्हें यहाँ का बेस्ट लॉर्ड माना जाता था। आज तक उन जैसा लॉर्ड कभी नहीं हुआ था। और मार्शल आर्ट्स अलायंस के खिलाफ वॉर जो उन्होंने लड़ी थी, और तो और इविल कोहेलिशन के अगेंस्ट में भी उन्होंने एक वॉर लड़ी थी। उन दोनों ही वॉर में वो इतने केपेबल थे कि उन्होंने अपनी टेरिटरी को, इस कल्ट की टेरिटरी को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। और फिर लियो सोचते यार मैंने सुना था कि मेरे ग्रैंडफादर 20 साल पहले गायब हो गए थे, तो फिर नो नेम कौन है। और तो एकेडमी डायरेक्टर भी सोचने लग जाते यार ऐसा कौन इंसान हो सकता है जिसे हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट के बारे में पता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस कल्ट के लॉर्ड को सिखाया जाता है या फिर उनके वहां पर जो बुक्स है उसमें होता है। और दूसरी टेक्निक है जो कि इस एकेडमी के बेसमेंट में होती है और वहां पर कोई नहीं जा सकता क्योंकि उसकी रखवाली मैं करता हूँ। और इन दोनों ही टेक्निक को एक साथ सीखने के लिए उसे 2 जगह के एक्सेस की जरूरत है। एक तो डिमोनिक एकेडमी के बेसमेंट की जो कि मैं अब किसी को नहीं देता, और दूसरी है लॉर्ड के महल की जहां पर वो बुक रखी हुई है हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट के बारे में। लेकिन वो इस चीज का पता नहीं लगा पाते। लेकिन उसके बाद कल्ट में कुछ और बहुत ही कमाल की चीज होती है। एकेडमी डायरेक्टर अचानक से बाहर आता और कहता है कि ये क्या है। और लियो बहुत ही ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ सोचता है कि यार काउंसिल एल्डर युवान ने तो कहा था कि उन्हें आधा महीना और लगेगा, लेकिन ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। लियो ने अपने तीनों वोट्स तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन अभी तक उसने सारी प्रिपरेशन नहीं की थी। और लॉर्ड और बाकी ये सारे एल्डर काउंसिल मेंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब लोग तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लॉर्ड की तारीफ कर रहे होते हैं, वो हेवनली डिमोनिक कल्ट की ग्लोरी की बात करते हैं। और एकेडमी डायरेक्टर लियो कहते हैं कि असली वॉर अब शुरू होगी। और उसके बाद वहां पर एक बड़ा सा रथ टाइप कुछ तो होता है जहां पर अंदर लॉर्ड बैठे होते हैं, और लियो उन्हें देखता और बिल्कुल सीरियस हो जाता है। और उसके बाद वो अपने मास्टर को देखता है जिनकी एक आंख में इंजरी थी, और तो और उनका चेहरा भी थोड़ा पीला लग रहा था। और वो सोचता है कि इस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट इतना ज्यादा घायल कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट तो थे नहीं। आखिरकार इनके एक्सपीडिशन पर हुआ क्या था, वहां पर किस तरह की लड़ाई हुई थी। उसके बाद वो देखते हैं कि सिर्फ वो नहीं बल्कि वहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। 3rd काउंसिल एल्डर, 4th काउंसिल एल्डर, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का हाथ गायब है। 5th काउंसिल एल्डर जो कि साउंड क्लैन के लीडर हैं, उनका एक हाथ गायब था, किसी की एक आंख गायब है। और मून गाय सोचती है कि मेरे ग्रैंडफादर कहाँ है, कहीं वो, लेकिन वो देखती है कि उसके ग्रैंडफादर बिल्कुल ठीक है, ना उन्हें ज्यादा इंजरी हुई है ना ही उनके कोई हाथ पैर गायब है। और वो तब चैन की सांस लेती है कि चलो वो बस थके हुए लग रहे हैं और कुछ नहीं। और एकेडमी डायरेक्टर भी नोट करते हैं कि जो इंसान इनमें से गायब है वो 7th काउंसिल एल्डर है। वेल हमें अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि इनके साथ वहां पर हुआ क्या है। लेकिन जब वहां पर डार्क क्लैन का लीडर आता है वो देखता है कि यार यहाँ पर ना तो लेडी मो आई है ना ही और कोई मेरा डिसाइपल आया है। आखिरकार चल क्या रहा है डार्क क्लैन में। और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं कि मुझे इस चीज से कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी इंपॉर्टेंट चीज पर मैं बाहर से आया हूं और मेरी फैमिली, मेरी क्लैन में से कोई भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसके बाद वहां पर कुछ और भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होता है। लोग नोटिस करते हैं कि ये किस तरह का फ्लैग है, और वहां पर एक फ्लैग था मार्शल आर्ट अलायंस का जिसके साथ पास्ट में ये लोग वॉर पर थे। लेकिन उनका फ्लैग यहाँ पर क्या कर रहा है। लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि यार मार्शल आर्ट अलायंस यहाँ पर क्या करेगी। दूसरा इंसान कहता है कि पिछली बार भी उन्होंने 1-2 रिप्रेजेंटेटिव तो भेजे थे, लेकिन वो आदमी दोबारा से कहता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव से कुछ ज्यादा ही
लग रहा है और लोग उन्हें बू करने लग जाते हैं और कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से। और मार्शल आर्ट अलायंस के जो सोल्जर्स होते हैं, जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, वो भी इसी से चिढ़ जाते हैं। और लियो भी ये देखकर हैरान था कि यार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन जो 11th काउंसिल एल्डर होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और हंसता है और कहता है कि चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। वोंग उसे देखकर हैरान था कि यार तू किस बात पर खुश है, तू पक्का हमारा ही दोस्त है ना। और लियो उनकी तरफ देखता है और कहता है क्या आपको कुछ पता है। और वो कहता है कि वो चीजों को इतनी अच्छी तरीके छुपा रहे हैं कि मैं अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, जबकि मेरी पूरी क्लैन ही इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर चलती है। और उसके बाद वो बताता है कि ये अफवाह फैल रही है कि हेवनली डिमोनिक कल्ट और मार्शल आर्ट अलायंस शायद एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, एक पार्टनरशिप करने वाले हैं। और लियो को समझ नहीं आता कि हम उनके साथ हाथ क्यों मिलाएंगे, हम पहले उनके साथ वॉर पर जाते थे। आखिरकार हमारी ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि हमें अपने दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़े। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हेवनली डिमोनिक कल्ट ग्रेट हॉल में, जहां पर सारी की सारी मीटिंग्स होती है। लॉर्ड आकर बैठते हैं, 12th काउंसिल एल्डर मेंबर जो होते हैं वो आकर बैठते हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद अनाउंसमेंट होती है कि 9th काउंसिल एल्डर आ रहे हैं। वो सबसे मिलते हैं, छोटी क्लैन हो, बड़ी क्लैन हो, मिड साइज क्लैन हो, वो वहां पर जाकर सबसे बात कर सबको अच्छे से ग्रीट करते हैं। और उसके बाद 5th काउंसिल लीडर जो होती है वो कहते हैं कि यार 3 काउंसिल एल्डर्स लेट है, आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। और जो 4th काउंसिल एल्डर होते जो अभी अभी अपनी आंख गवा कर आया, वो कहता है कि अरे पॉइजन क्लैन का लीडर तो ऐसे ही लेट होगा, आखिरकार वो हार जो गया था। ये अपनी आंख फुड़वाने के बाद, हाथ कटवाने के बाद भी इतनी बकवास कर रही हैं जैसे ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उसके बाद वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि 12th काउंसिल एल्डर यहाँ पर आ रहे हैं। और साउंड क्लैन के लीडर कहते हैं कि यार वो बाकी सारे ये लो लेवल लोगों के साथ बड़ी बड़ी हो गया होगा डिमोशन के बाद। लेकिन जब वो अपने सामने देखते हैं, वो देखते हैं कि लियो यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके साथ 10th और 11th काउंसिल एल्डर भी होते हैं और सोचते हैं कि यार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और लियो वहां पर आकर सारे काउंसिल एल्डर्स को ग्रीट करता और कहता है मैं हूँ न्यूली अपॉइंटेड 12th काउंसिल एल्डर। और वो लोग ये मानने से मना कर देते कि इसने 6th टेस्ट को क्लियर कर लिया है। लेकिन डार्क क्लैन के लीडर का ज्यादा रिएक्शन नहीं आता, वो सोचता है कि अच्छा इस वजह से पॉइजन क्लैन का लीडर यहाँ पर नहीं है। लेकिन वहां पर जितने भी काउंसिल एल्डर्स होते जो लियो को पसंद नहीं करते, उसे अपोज करते हैं, उन सब का ऑरा फ्लेयर कर जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते और घूरते उसकी तरफ देखते कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, यही वो है जिसने मेरे ग्रैंडसन का हाथ काटा था, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने की, एक सर्वेंट का बेटा वो हमारे साथ बैठेगा, ये शायद अपनी औकात भूल गया और इसे याद दिलाना पड़ेगा। और तो साउंड क्लैन की लीडर जो होती है वो सोचती है कि कोई भी यहाँ पर तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करेगा, तुम्हें लास्ट में वापस ही जाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग जो कि मिड साइज या फिर लो साइज क्लैन से होते हैं, वो सब लियो को ग्रीट करते हैं, उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। और ये सब वही फैमिलीज हैं जिनके बच्चे लियो के साथ अकेडमी में पढ़ते थे और अब उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। और यही काम करने के लिए लियो ने हल्क और बोंग को भेजा था कि उन फैमिलीज के साथ कम्युनिकेट करो। और ऐसा लगता है कि उन्होंने काम अपना ढंग से किया था। अब जो सीनियर काउंसिल मेंबर्स होते हैं, जो 6 मेन क्लैन के एल्डर्स होते हैं, वो हैरान हो जाते कि यार ये हो क्या रहा है, लोग इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। और बाकी सारे काउंसिल एल्डर्स ये देखकर गुस्से से पागल हो जाते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, बस दिमाग फटने को होता है। और वहीं दूसरी तरफ लियो बहुत ही चिल रिलैक्स्ड वे में सब लोगों से बात कर रहा होता है। और उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट वहां पर आ रहे हैं। अब लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट वहां पर आते हैं, अपनी चेयर पर बैठते हैं और सब लोग हेवनली डिमोनिक कल्ट के लिए नारे लगाने लग जाते हैं। थोड़ी देर सुनने के बाद वो कहते हैं कि शांत हो जाओ। अब सब लोग शांत तो हो जाते, उसके साथ साथ जो वहां पर ग्रेट गार्डियन होते हैं वो सबको बैठने के लिए कह देते हैं। लियो बैठता और वो देखता है कि लॉर्ड की जो ब्रीदिंग रिदम होती है वो थोड़ी सी इरेगुलर है। फिर वो सोचता है क्या इन्हें चोट लगी है, लेकिन फिर उनका रंग नोटिस करता है कि उनका रंग बिल्कुल ठीक है, तो शायद कोई इंटरनल इंजरी होगी, लेकिन कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। और उसी टाइम पर उसके मास्टर लियो को नोटिस कर रहे होते और सोचते कि यार इस लड़के के साथ चक्कर क्या है, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से गया और अब इसे पहचानना मुश्किल है, ये कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन चुका है, इसकी स्ट्रेंथ शायद मुझसे भी ज्यादा हो चुकी होगी। और उसके बाद उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है जो कि एक प्राइड वाली स्माइल थी, वो उस पर बहुत ज्यादा गर्व कर रहे थे कि ये मेरा स्टूडेंट है और अब मैं शायद इसे बच्चे की तरह ट्रीट ना कर पाऊं। लेकिन लियो को महसूस हो रही थी कि जब लॉर्ड उसकी तरफ देख रहे थे तो उनकी नजरें बिल्कुल तेज तलवार की तरह थी। और लियो को पता चल रहा था कि लॉर्ड छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी काफी सरप्राइज्ड हैं कि वह इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच कैसे गया।
उसके बाद ग्रैंड गार्डियन कहते हैं कि नाइन्थ काउंसिल एल्डर अब मीटिंग शुरू होती है, आप हमें बताइए कि हमारी एब्सेंट में यहाँ पर क्या क्या हुआ है। और वो बताते हैं कि ये सब कुछ होने के बाद और अब पॉइजन क्लैन में एक भी मेंबर नहीं बचा और डार्क क्लैन के जितने भी मेंबर्स यहाँ पर रुके हुए थे वो सब के सब मारे गए हैं। और सब लोग गुस्से से पागल एक्सप्लोड होना शुरू हो जाते हैं कि मेरी एब्सेंस में ये सब कुछ हो रहा था। डार्क क्लैन के जितने मेंबर्स है सब गए, पॉइजन क्लैन से लड़ने के लिए क्यों गए थे? और तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे 6 डिसेंडेंट्स ने आपस में लड़ने की सोच ली थी। साउंड क्लैन की जो हेड होती है वो सोचती है कि ब्लेड क्लैन के प्रिंस की वजह से मेरी जान गई है, मेरे बच्चे की जान गई है। सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि मेरे बच्चे को, मेरे वारिस को इसने मार दिया, ये कर दिया। लेकिन डार्क क्लैन का जो लीडर होता है वो सबसे ज्यादा गुस्से में होता है कि मेरी बहन जा चुकी है। वो सबसे ज्यादा चतुर, चालाक, लोमड़ी जैसी औरत थी। वो कभी भी पॉइजन क्लैन के मैनर में जाकर उनसे फाइट नहीं करेगी, 1-on-1 फाइट तो बिल्कुल नहीं। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे बेटे ने किसी के साथ पंगा लिया था। सारी चीजें मैच कर रही हैं। उसके शरीर पर राइट स्वॉर्ड लेफ्ट पाम की उस टेक्निक के निशान थे जो कि सिर्फ मुझे और उसे ही पता थी, लेकिन तब भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट भी सोचते हैं कि यार वो औरत पॉइजन क्लैन के ट्रैप में फंस कैसे गई? वो बहुत ही चालाक औरत है, मतलब वो अपनी ही वाइफ के बारे में कह रहे हैं। और अकेडमी डायरेक्टर सोचते हैं स्पेक्टेक्युलर, जैसा लॉर्ड ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही जा रहा है। उनका प्लान सच में शाइन कर रहा है। इस टाइम पर वो सब तो ग्रिम फेसेस के साथ बैठे होते हैं और अब सबको पता होता है कि अब वो अपने पुराने रिलेशंस को निभा नहीं सकते हैं। उनका रिश्ता वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। और उसके बाद वहां पर नाइन्थ काउंसिल एल्डर कहते हैं और वो कहते हैं कि कल्ट के रूल्स को फॉलो करते हुए डिमोनिक एकेडमी में काउंसिल एल्डर लियो ने 6th टेस्ट को क्लियर कर लिया था और अब वो नए 12th काउंसिल एल्डर बन चुके हैं। उसकी अपॉइंटमेंट डिले हो गई थी क्योंकि आप यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अब ये रिक्वेस्टेड है आपसे कि प्लीज उसे ऑफिशियली इस पोजीशन पर अपॉइंट कर दीजिए। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि इस मीटिंग का ये पर्पस नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए, हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन लॉर्ड लियो को सामने बुलाते और कहते कि यहाँ पर आ जाओ। अब लियो वहां पर चला भी जाता है और वो अनाउंस करते हैं कि ग्रेट हेवनली डिमोनिक कल्ट के 23rd फाउंडर होने के नाते मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं और अपॉइंट करता हूं 12th काउंसिल एल्डर के लिए। अपनी सारी लॉयल्टी, अपना सारा एफर्ट इस कल्ट के लिए दे देना। लियो कहता है कि यस सर। और बाकी सारे लोग चिढ़ रहे होते, गुस्से में होते हैं कि जो पहले सिर्फ हम कर सकते थे अब वो कोई भी कर पाएगा। और लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट सोचते हैं कि यार ये बस एक प्यादा था, ये इतनी ऊपर तक आ गया और वो भी अपने दम पर। ये सच में अनएक्सपेक्टेड था, मैंने भी ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब वो लियो कहते कि अब जब तुम एक ऑफिशियली काउंसिल एल्डर बन चुके हो तो तुम्हें एक पावर मिलती है कि तुम कोई भी इच्छा अपनी पूरी करवा सकते हो। तो बताओ तुम क्या मांगते हो? और लियो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो प्लीज मेरी जो एप्लीकेशन है वाइस लॉर्ड बनने के लिए उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। वो कहता है कि क्या? और तभी वहां पर तीनों काउंसिल एल्डर जो कि लियो के साथ थे वो आगे आते और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि प्लीज आप यंग मास्टर लियो को वाइस लॉर्ड की कुर्सी दे दें। और 4th क्लैन का लीडर हो जाता है कि यार इसने हम पर गेम खेल दिया है और ये स्टार्टिंग से इसी चीज के लिए एम कर रहा था। और वो देखकर हैरान थे कि चलो निहिल्टी क्लैन का जो भी लीडर है उसे मनाना आसान हो सकता है, लेकिन उसके बाद 10th और 11th काउंसिल एल्डर जो कि इस पूरी अकेडमी में, जो कि इस पूरे कल्ट में सबसे वियर्ड इंसान है, लियो ने उन्हें कैसे मना लिया है। और तो और लियो के जो टीचर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं कि डियर डिसाइपल तुमने कमाल का काम किया है। अब इनके पास कोई भी रीजन नहीं रहेगा रिजेक्ट करने का। और अगर ये तुम पर कुछ कहने की कोशिश करते, कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इनकी खुद की रेपुटेशन और ज्यादा खत्म हो जाएगी। और एकेडमी डायरेक्टर भी यही सोचने लग जाते हैं कि यंग लॉर्ड का ये इमिनेंट अप्रूवल होगा ही होगा। और सबसे बुरे सिनेरियो में एक चीज हो सकती है, इससे पहले वो कुछ कहते, लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट उन तीनों से पूछते हैं क्या तुम अपने होशो हवास में वाइस लॉर्ड के लिए मेरे 7वें बेटे को चुनते हो? और तभी 9th काउंसिल दोबारा से बोलता है कि हमें लगता है कि यंग मास्टर हमारे कल्ट के वाइस लॉर्ड बनने के लायक जरूर हैं। और जब वो सोच रहे होते हैं कहते हैं कि ठीक है मैं ऑफिशियली, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वहां पर एक ब्लड लस्ट आती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल किसी को मारने की, और ये और किसी से नहीं बल्कि डार्क क्लैन के लीडर से आ रही थी। उन्हें इस बात से भी चिढ़ होती है कि लियो को ये सब कुछ क्यों मिल रहा है, लेकिन तभी उसकी गर्दन के पास एक तलवार आ जाती है और राइट गार्डियन उससे कहता है कि तुम्हें पता भी तुम यहाँ पर क्या
कर रहे थे। लॉर्ड के यहाँ पर होने के बाद भी तुम अपना गुस्सा दिखा रहे हो। वो अपने दांत टाइट करता है और कहता है कि मैं ये दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन ये गंदी नाली का कीड़ा है। और तब भी वो चिल्ला कर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी घटिया स्कीम्स दिखाई दे रही हैं। लियो उनकी तरफ देखता है, पहले वो बिल्कुल सीरियस होता है, लेकिन उनको देखने के बाद एक हल्की स्माइल पास करता है जिससे उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर बीच में लॉर्ड इंटरफेयर करते और कहते कि बहुत हो चुका है, शांत हो जाओ। और तभी डार्क क्लैन का लीडर अपने घुटनों पर आ जाता और कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। आप चाहे तो मुझे पनिश भी कर सकते हैं। वो जमीन पर अपना सर पटकने लग जाता और वो कहते हैं कि बहुत हुआ, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। अब गार्डियन भी वहां से जाने लगता है, लेकिन अचानक से डार्क क्लैन का लीडर उछलता है और सीधा लियो पर अटैक कर देता है। अब डार्क क्लैन का जो लीडर होता है वो वापस अपनी कुर्सी पर जाने लग जाता है, लेकिन दिखाया जाता है कि वो अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गया था। वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं सब कुछ पता निकालूं और उनका बदला लूं। लेकिन उसके बाद साउंड टेलीपैथी की मदद से उसे एक मैसेज मिलता है। कोई उसे कहता है कि फर्स्ट काउंसिल एल्डर सुनिए। वो पीछे मुड़कर देखते हैं और वो कहता है कि आपने बिल्कुल सही एडवाइस दी थी पैसे के बारे में। और उसके बाद लियो उसकी तरफ देखता स्माइल करता एक डेविल की तरह कहता है कि मैंने उन दोनों को मार दिया है। और इसी वजह से वो गुस्से में पागल हो जाते हैं और लियो पर अटैक कर देते हैं। और वो अपनी वही फेमस फ्लोइंग डार्क क्लाउड पाम टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि एकेडमी डायरेक्टर बीच में आ जाते हैं। लेकिन वहां पर वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो एकेडमी डायरेक्टर भी उड़ते हुए जाते हैं। अब न जाने यहाँ से और कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आएंगी। अब डार्क क्लैन का लीडर गुस्से में आकर लियो पर अटैक करता है, लेकिन तभी बीच में एकेडमी डायरेक्टर आ जाता है और कहता है कि फर्स्ट काउंसिल एल्डर रुक जाइए। लेकिन वो वहां पर फ्लोइंग डार्क क्लाउड पाम टेक्निक का यूज करता है और डायरेक्टर पर ही हमला कर देता है। अब डायरेक्टर दूर उड़ता हुआ इतनी दूर जाता है, वो दीवार में लगता है और उसके मुंह से खून आ जाता है। अब उसके बाद जो फर्स्ट काउंसिल एल्डर डार्क क्लैन का लीडर होता है वो ट्रू डीमन स्वॉर्ड अल्टीमेट टेक्निक का यूज करता है। और ये देखकर जो ग्रैंड गार्डियन होता है वो हैरान हो जाते हैं कि ये इसे कैसे पता है। और तो और जो 10th काउंसिल एल्डर होती हैं वो सोचते हैं कि इसे ये टेक्निक कैसे पता है। और लियो भी ये फील करता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है। एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड डीमन स्वॉर्ड टेक्निक थी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ सप्लीमेंट नहीं की गई है, इसे इवॉल्व किया गया है। अब वो दोनों क्लैश करते हैं, लेकिन लियो उसे रोक लेता है और लियो यूज करता है 24 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक। और डार्क क्लैन का लीडर सोचता है कि इस घटिया इंसान को ये स्वॉर्ड टेक्निक कैसे पता है। अब वो अपनी पूरी ताकत से लियो पर अटैक करते हैं, लेकिन लियो ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन लियो के कमर में चोट भी लगती है, क्योंकि लियो को समझ में आ जाता है कि ये अपने एक हाथ से डीमन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रहे हैं और दूसरे हाथ से डार्क डीमन क्रशिंग स्वॉर्ड का। और ये एक और नेक्स्ट स्टेप है लेफ्ट स्वॉर्ड राइट पाम टेक्निक का। और अब ये दो हाथों से दो अलग अलग टेक्निक्स का यूज कर रहे थे, इसीलिए लियो को लग रहा था कि वो दो लोगों से फाइट कर रहा है। अब नैनो सेल्फ हीलिंग को तो एक्टिवेट कर देता है, लेकिन लियो को भी एहसास होता है कि अगर मेरे पास नैनो ना होता तो मैं लड़ते लड़ते ही मर जाता। और डार्क क्लैन का लीडर गुस्से में आगे बढ़ते हुए सोचता कि मैं इसे बस एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा, ये वैसे भी जख्मी हो चुका है। और मुझे नहीं पता कि तुमने कैसे 24 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक सीखी, लेकिन तुम इस चीज के लायक नहीं हो। वो ट्रू डीमन स्वॉर्ड अल्टीमेट टेक्निक का दोबारा से यूज करता है और दूसरे हाथ से वो 24 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक की जो फर्स्ट टेक्निक थी उसे यूज करता है और सोचता है कि इसे तो डिमोनिक कल्ट के लीडर भी नहीं रोक सकते हैं। और अब वो लियो को बस मरने के लिए कहता है। और 10th काउंसिल एल्डर को लगता है कि यंग लॉर्ड लियो भी इसे नहीं रोक पाएंगे। और लियो को भी अब गुस्सा आ जाता है कि बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाला। अगर मैं 24 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक से इसे नहीं रोक सकता हूं तो लियो अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज करता है। वो अपनी की ब्लेड को मैनिफेस्ट करता है और हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट यूज नहीं करता है, बल्कि वो करता है ब्लेड गॉड की फर्स्ट टेक्निक को यूज, जहां पर सब लोग इसे देखकर हैरान तो होते ही हैं। और जो डार्क क्लैन का लीडर होता है उसे ये समझ नहीं आता कि ये कौन सी टेक्निक है जो मैंने आज तक ना देखी है ना सुनी है, और ये मेरे ब्लाइंड स्वॉर्ड्स पर अटैक कर रहा है। और जो डार्क क्लैन का लीडर होता है वो भी उसे एंड्योर नहीं कर पाता है। उसके बाद लियो और ज्यादा फियर्सली उस पर अटैक करता है और उसके बाद वो यूज करता है ब्लेड गॉड की फाइनल टेक्निक। और लियो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे इसकी असली टेक्निक का नाम तो नहीं पता है, लेकिन वो एक ड्रैगन की तरह मैनिफेस्ट होता है और डार्क क्लैन के लीडर के चिथड़े उड़ा देता है। यहां तक कि लॉर्ड भी उसे देखकर हैरान होते हैं और बाकी सारे जो काउंसिल एल्डर्स मेंबर्स होते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब लियो जमीन पर लैंड करता और वहां पर बस चिथड़े गिर रहे होते हैं और उसके मास्टर देखकर सोचते हैं कि ये टेक्निक बिल्कुल एक फ्लाइंग ड्रैगन की तरह थी। आखिरकार इस लड़के ने इतनी कमाल की टेक्निक सीखी कब और ये मुझे कब सिखाएगा। लेकिन उन्हें ये टेक्निक काफी फेमिलियर लगती है, जबकि उन्होंने ये टेक्निक पहली बार देखी है। और एकेडमी डायरेक्टर वहां पर अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, उसे चोट लगी थी लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो अभी भी बस शॉक था
कि लियो ने ब्लेड गॉड की ब्लेड टेक्निक को सिर्फ नलीफाई करना नहीं सीखा है बल्कि उसे मास्टर कर लिया है। और वो सोचते कि यार ये लड़का कितना टैलेंटेड है, ये बियॉन्ड टैलेंटेड है। आज तक हमारी मार्शल आर्ट की हिस्ट्री में जितने भी लेजेंड्स हुए हैं ये सब की टेक्निक्स को चुरा कर सीखता जा रहा है। और ग्रैंड गार्डियन इस चीज को देखकर इतना ज्यादा शॉक थे कि वो लेफ्ट गार्डियन को साउंड टेलीपैथी की मदद से कहते हैं कि लेफ्ट गार्डियन हमें प्राइवेट में बात करनी होगी। वो बस यस सर कहता है और उसके बाद 11th काउंसिल एल्डर जो कि सोच रहे होते हैं कि इस ओकेजन को इतने रिमार्केबली यूज करना, अब आपने सारे क्लैन लीडर्स के सामने अपनी डोमिनेंस असर्ट कर दी है। अब जब आपने फर्स्ट काउंसिल एल्डर को ठिकाने लगा दिया है तो बाकी सब खुद ब खुद लाइन में आ जाएंगे। और वो सोचने लग जाता है कि वेल मुझे फिगर आउट कर लेना चाहिए कि डार्क क्लैन की जो बची हुई फोर्सेस हैं उसे कैसे यूटिलाइज करना है। और उसके बाद लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट लियो की तरफ देखते और बस सोच रहे होते हैं कि मैं पर्पसफुली इससे बाहर रह रहा था। मैंने सोचा था कि अगर कोई एक्चुअल क्राइसिस आएगी तो मैं बीच में इंटरफेयर करूंगा। और जिस रेट से ग्रो हो रहा है बहुत जल्दी ये टॉप 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में आ जाएगा। अगले 10 साल में पूरी लिस्ट चेंज हो जाएगी। और जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है ये इतना ताकतवर हो गया है कि ये मुझे थ्रेटन कर सकता है। लेकिन तब भी वो डिसाइड करता है कि मैं थोड़ी और लंबे टाइम तक इसे ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि सबसे बेकार प्यादा वो होता है जिसे एक राजा कंट्रोल ना कर सके। और तभी जो साउंड क्लैन की लीडर होती है वो कहती है कि ये सबसे बड़ी बदतमीजी है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ग्रेट हॉल में खड़े होकर वो अभी लॉर्ड के सामने वो फर्स्ट काउंसिल एल्डर को मार देता है। और फोर्थ काउंसिल एल्डर भी कहता है कि इसने सही कहा। 12th काउंसिल एल्डर लियो को अपने घुटनों पर बैठकर लॉर्ड से माफी मांगनी चाहिए अपने क्राइम्स के लिए। लियो उनकी तरफ गुस्से में देखता है लेकिन तब भी अपना घुटना नीचे रखकर लॉर्ड के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खतरे में है इसीलिए मुझे ये एक्शंस लेने पड़े, लेकिन तब भी मैं माफी मांगता हूं अगर मैंने आपके खिलाफ कोई बदतमीजी की हो तो प्लीज फॉरगिव मी माय लॉर्ड। और साउंड क्लैन की लीडर खुश हो रही होती है कि अब तुम अच्छे से बिहेव कर रहे हो, लेकिन लॉर्ड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करे। अब वो तुम्हें बताएंगे। लेकिन तभी वहां पर एक इंसान भागता हुआ आता है और ये होता है लेफ्ट गार्डियन। और वो अपना सर झुकाकर कहता है कि प्लीज माय लॉर्ड मुझे पनिश करिए, क्योंकि मैं यूजलेस था और मैं यंग लॉर्ड को बचा नहीं पाया। अगर मैं वहां पर होता तो उन्हें ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और बाकी सारे काउंसिल एल्डर ये देखकर हैरान हो जाते कि यार ये लड़का क्या कर रहा है, इसके अंदर ऐसा कौन सा जादू है कि इसने काउंसिल एल्डर्स को तो अपनी तरफ कर ही लिया है, लेफ्ट गार्डियन को भी कर लिया है। और यहाँ पर सरप्राइजिंग बात ये होती है कि लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट जो कि किसी को माफ नहीं करते हैं वो लियो को माफ कर देते और कहते कोई बात नहीं, मैं इसे जाने दे रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ फर्स्ट काउंसिल एल्डर के इंपल्सिव डिसीजन की वजह से हुआ था। उसने गलती की और वो मारा गया। अब वो दोनों ही लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट को थैंक यू बोलते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि फर्स्ट काउंसिल एल्डर की इतनी हिम्मत हुई है कि उसने मेरे बेटे पर हमला किया, वो भी मेरे सामने, लेकिन उसने इस चीज की कीमत चुका दी है, इसीलिए मैं इस चीज को और ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तुम सब ये बात याद रखना कि अगर इस ग्रेट हॉल में किसी ने भी कोई भी बदतमीजी की तो मैं उसे एक चैलेंज की तरह लूंगा कि तुम मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो और मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब सब लोग वहां पर अंडरस्टूड कहते हैं, यस सर कहते हैं। और लियो सोच रहा होता है क्या इसका मतलब ये है कि एक वार्निंग है मेरे लिए कि अगली बार मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। वेल मैंने इतना तो एक्सेप्ट किया ही था। और उसके बाद कहते हैं कि हाँ, मैं लियो को जिसने अपने आप को प्रूव किया, अपनी वर्थ को प्रूव किया, उसे एक वाइस लॉर्ड डिक्लेयर करता हूं। क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? और कोई कुछ नहीं बोल पाता है। और उसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि आज मैं अपने सातवें बेटे को वाइस लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट डिक्लेयर करता हूं। उसके बाद सब हेवनली डिमोनिक कल्ट के लिए चीयर करते हैं। और अब सबको, जो भी सारी क्लैन थी जिन्होंने लियो को सपोर्ट किया था, वो सोचते हैं कि 500 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 मेन क्लैन के अलावा कोई वाइस लॉर्ड बना है। और वो सोचते क्या लियो सच में कल्ट की हिस्ट्री को फाइनली चेंज कर पाएगा। और अब जो 6 मेन क्लैन में से काउंसिल एल्डर्स से जो पावर होल्ड करते थे, अब उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बचे हैं और उनके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। एक ऐसे लड़के का डर जिन्हें वो गंदगी समझते थे। और लियो की आंखों में फाइनली आग दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब वो इक्वल ग्राउंड्स पर लड़ सकता है। अब उसे डरने की जरूरत नहीं है और वो अपनी माँ की मौत का बदला ले सकता है। और लियो कसम खाता है कि मैं तुम में से हर एक को खत्म करूंगा।